बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला है वो है तालीम का मसला। तालीम के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ, आपने सुना होगा और सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो तालीम का ही मसला है कि हम बच्चों को, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, तालीम जिनका हक़ है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उनको हम तालीम मुहैया करने से बिल्कुल कासिर हैं। अच्छा, एक तो वो जो बच्चे हैं उनको तो सिर्फ आम सी तालीम भी मिल जाए तो उनके लिए काफ़ी है, मगर हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वालिदैन की सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि वो किसी तरह इसको बेहतरीन तालीम मुहैया कर सकें, और बेहतरीन तालीम प्रोवाइड करने के लिए जो एक सोर्स है वो है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल के हवाले से एक तो उनकी फीसेस जो हैं वो एक आसमान से बातें कर रही होती हैं, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो अपना पेट काट के, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाएं, क्योंकि हम थोड़ी सी तंगी देख लेंगे मगर हमारा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, और वो कल को कोई एक अच्छा इंसान बन के सामने आए। तो इस कोशिश में माँ बाप चुप करके सारी एफर्ट करते रहते हैं, और इस तब्दीली के दौर में एक थोड़ी सी तब्दीली अदालत के एक फ़ैसले की वजह से भी आई है, जिससे ऐसा मालूम हो रहा है कि वालिदैन पे प्राइवेट स्कूल के हवाले से जो फ़ीसों का बोझ है वो थोड़ा सा कम होगा। आज हम इसी फ़ैसले के हवाले से प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसों के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के जनाब हमूद जाफरी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब तक टीवी का और न्यूज़ कैफ़े का बहुत बहुत शुक्रिया कि इंतहाई हसास मसले और अहम तरीन मसले पर आपने अपना टाइम दिया, और ताकि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है वो लोगों को बताया जा लोगों सके, तक पहुंच सके, और ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज हम इस हवाले से बात करेंगे। वैसे 12 तारीख़ को गालिबन ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आया है, तो ये फ़ैसला है क्या, और इससे जितने पेरेंट्स हैं उनको क्या रिलीफ मिलेगा, और जो स्कूल मालिकान हैं उनको जो है उनका क्या रिएक्शन है इस पे, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। फ़हीम, 12 तारीख को ये फ़ैसला अनाउंस हुआ है। अनाउंस हुआ है? जी हाँ, ये रिज़र्व हो गया था 9 मई को, और 9 मई से पहले तकरीबन 10 कंसेक्यूटिव डेज़ ये रोज़ाना के बुनियाद पे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई थी, और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया था, जिसकी जो कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ सईद खोसा साहब, ठीक है, उनकी सरबराही में ये बेंच थी। उनके साथ जस्टिस एजाजुल अहसन साहब थे और फैसल अरब साहब थे। ये 3 रुकनी बेंच थी जिसने ये फ़ैसला 9 मई को महफूज करके 12 जून को अनाउंस किया। फैसला क्या था? फ़ैसला ये है कि सिंध में और पंजाब में, चूँकि आप जानते होंगे कि तालीम जो है वो सूबाई मामला है 18वीं तरमीम के बाद, सब्जेक्ट प्रोविंशियल मैटर सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो पंजाब में तालीम प्राइवेट एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ लॉज हैं, सिंध में मुख्तलिफ लॉज हैं। इन दोनों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, और इन दोनों को एक साथ सुन के फ़ैसला ये आया है। स्कूल्स ने चैलेंज किया था कि ये जो कवानीन हैं पंजाब में और सिंध में, ये आइन के मुताबिक नहीं है। उनका कहना ये था, उनका कहना ये था कि आइन की 18A जो आर्टिकल है वो ये कहती है, बड़ा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, 5 से 16 साल की उम्र, वो वाला तो नहीं है? नहीं, वो बुनियादी है, वो 25 है वो। इनका ये कहना था कि कारोबार, हर शहरी को कारोबार का हक है और आज़ादी से कारोबार करने का हक है। ठीक है। तो इनका कहना यह था कि हम भी कारोबार कर रहे हैं, यानी कि तालीम को इन्होंने कारोबार का दर्जा देने की कोशिश की थी।
और इनकी प्ली यही थी, जिसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आप का हक कारोबार करने का हक सबको ज़रूर है, लेकिन जो कवानीन बनाए गए इनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये गैर आइनी कवानीन है। ओके, ठीक है। जो असेंबलीज़ हैं सिंध की हैं या पंजाब की हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कवानीन बनाए हैं। और अगर किसी को बहुत ही कोई तकलीफ है इसके बावजूद भी, तो जो बेहतर फोरम है वो ये है कि आप लॉबिंग करें, असेंबली में जाएँ, कवानीन चेंज वहाँ से करवा सकते हैं तो करवा लें। फ़िलहाल ये कवानीन आइन के मुताबिक हैं और हम आपकी अपील्स को डिसमिस करते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं अगर सिंध के हवाले से अपील क्या की हुई थी उन्होंने? अपील मैंने बताया कि जो कवानीन थे उनको चैलेंज किया हुआ था। वो चाहते थे ये कवानीन जो है कालेदम करार दे दिए जाएँ। कि ओके, ठीक है। अच्छा, कालेदम अगर करार दे दिए जाते तो इसकी बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जिससे वो बहुत आज़ाद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे अहम तरीन शिक जो सिंध में है वो रूल 73 है, जो ये कहता है कि फ़ीस में सालाना 5% से ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। और इजाफा करने के लिए भी 5%, 1 रुपया भी इजाफा करने के लिए आपको जो मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी है उससे आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है। जो फ़ीस पिछले साल थी, अगर आपके पास इजाज़त नहीं है तो आप 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते, इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये सबसे अहम तरीन नुक्ता है उन तमाम कवानीन का। और इसके इर्द गिर्द जो दूसरे कवानीन है, मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ट्यूशन फ़ीस, जो माहाना ट्यूशन फ़ीस स्कूल लेता है, उसके अलावा कोई और फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता स्कूल। और उसकी वजह यह है कि जब ट्यूशन फ़ीस सेट की जाती है तो उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल की जाती हैं पहले से। उसमें लैब भी शामिल होता है, उसमें लाइब्रेरी भी शामिल होता है, उसमें जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ शामिल होती है। जो फैसिलिटीज़ स्कूल दे रहा है उसकी बाकायदा उसका सर्वे होता है, एक उस पर वर्कआउट होता है और उसके बाद एक फ़ीस सेट की जाती है। ठीक है। तो जब वो फ़ीस उसमें, अगर उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं तो फिर हर महीने आप ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं, नए सिरे से ऐड करने की जरूरत है। लैब अलग से आप चार्ज करते हैं। तो ये मैं कहूँगा बदमाशी थी स्कूलों की, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। और इंशाल्लाह ताला अब ये बदमाशी नहीं हो सकेगी, जिसका बराह रास्त फ़ायदा हर उस पेरेंट को होगा जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और सिर्फ स्कूल की बात नहीं है फ़हीम, ये तमाम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात है। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इन फैसलों के बावजूद आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स वो खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। जी हाँ, और पेरेंट्स को आगाही नहीं होती है, बिल्कुल। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि अब वो क्या करें। तो जिस तरह मुझे याद है पिछले दिनों वो बच्चे की स्कूल की फ़ीस का मामला था, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए थे उससे कुछ ज़्यादा उन्होंने फ़ीस में इजाफा किया हुआ था। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, सालाना जो इजाफा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो क्या करें, वो किसके पास जाएं और वो किस तरह, मतलब किस चीज़ के साथ कंपेयर करें कि ये इन्होंने ज़्यादा पैसे चार्ज किए? देखिए, बहुत आसान सा हाल है। जहाँ तक खिलाफ वर्जी का ताल्लुक़ है, खिलाफ वर्जी वो इसी शेल्टर के तहत करते थे। वो कहते हैं जी ये तमाम मामला अब अदालत में हैं, हमने अदालत में चैलेंज किया हुआ है, अभी फैसला नहीं आया। अभी फैसला नहीं आया। हालांकि ये बात भी गलत थी, क्योंकि अदालत में जाने का मतलब ये नहीं है कि कानून ख़त्म हो गया, हाँ। अनलेस कि आपने कोई स्टे ऑर्डर हासिल किया हो। इनको कभी भी तारीख में 10-12 सालों में कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला था। ये कानून की खिलाफ वर्जी करते थे। आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ज़्यादा फ़ीस लेता है स्कूल। ज़्यादा फ़ीस एक मसला है फ़हीम, उससे बड़ा मसला था और है, ज़्यादा फ़ीस अलग चीज़ है, गैर कानूनी फ़ीस लेना अलग चीज़ है। जैसे आपने अभी कहा, गैर ज़्यादा फ़ीस ये है कि जी 50,000 रुपये या 10,000 या 20,000 रुपये किसी को ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन वो फ़ीस होनी चाहिए 8,000 रुपये और चार्ज की जा रही है 12,000 रुपये, तो वो ज़्यादा भी है और गैर कानूनी भी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ऑफेंस है, क्राइम है। अच्छा, तो ऐसी अगर किसी भी वालिद या वालिदा को अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है तो उसका हल है, उसका हल सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन है। ओके, उसके पास 3 फोरम्स हैं। एक वक्फे का वक्त है हमारी तरफ, ठीक है, हम वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं। तो ये प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि वो पेरेंट्स जो हैं वो किधर को जाएं और वो किस तरह कंप्लेन दर्ज करवाएं, क्योंकि एक किसी स्कूल के बारे में कंप्लेन करने से भी डरते हैं कि उनका बच्चा वहाँ पढ़ता है, उसके साथ ज्यादती ना हो या उसकी तालीम में कोई कमी पेशी ना आ जाए। तो जनाब, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आप दोस्तों की हम कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और वालिदैन और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए जाने वाले फ़ैसले के हवाले से। और वक्फे से पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि अगर किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस के हवाले से अगर किसी मसले का सामना है, फ़ीस अगर स्कूल वाले ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो उसका क्या करना चाहिए और किस तरह, किस पैमाने से और जाविये से देखना चाहिए कि वाकई ये फ़ीस जो है इन्होंने ज़्यादा चार्ज की है, ज़्यादा वसूल की है। मेरे साथ मौजूद हैं हमूद जाफरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। हम आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब क्या कहेंगे आप कि किस तरह हम लोग जो है परख सकते हैं? आपका सवाल, मैं सवाल पे आ जाता हूँ आपके, और कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। जो एक प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन है पेरेंट्स के लिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहा है, तो सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि स्कूल में बात करें। उसका नतीजा निकले ना निकले अलग बात है। अगर वो बात करके नहीं मानते हैं तो सबसे पहला बात क्या करें कि आप फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं? उनको बताया जाए कि कवानीन, आपकी जो फ़ीस है वो कवानीन के मुताबिक नहीं है, आप कितनी फ़ीस ले सकते हैं उनको बताया जाए। क्योंकि इसके बाद आप जहाँ जाएंगे वहाँ ये पूछा जाएगा कि आपने स्कूल से बात की, तो आप वो हुज्जत पूरी कर दें आप। ठीक है। उसके बाद आपके पास पहला फोरम है डायरेक्टरेट जनरल एजुकेशन सिंध का, जो बर्न्स रोड पर उनका ऑफिस है, जिनके तहत ये तमाम स्कूल्स रन होते हैं। वो अथॉरिटी है, वो मजाज इदारा है जिसके पास ये पावर्स हैं इनको चेक करने की। ठीक है। उन्हीं के तहत उन्हीं के पास ये स्कूल रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं के अंडर ये रन होते हैं। और अगर ये कोई खिलाफ वर्जी करते हैं तो बाकायदा पेनल्टी और इवन इम्प्रिजनमेंट तक है प्रिंसिपल की। ठीक है। मुझे ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि फीस ज्यादा ली जा रही है? एक बच्चा अच्छा है, मॉन्टेसरी का बच्चा है और उसकी फीस जो है वो 15,000 रुपए स्कूल चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे पता चले कि 15,000 रुपए इसकी फीस बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि स्कूल पाबंद है। नंबर एक, स्कूल पाबंद है कि जो उसने फीस अप्रूव्ड करवाई है वो प्रॉस्पेक्टस में भी पेरेंट्स को बताया कि हम इतनी चार्ज कर सकते हैं कानूनी तौर पे, हमें इजाज़त है। दूसरा, अगर स्कूल नहीं बता रहा है तो डायरेक्टर जनरल एजुकेशन का दफ्तर जो है, उनकी वेबसाइट भी है, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि मेरा बच्चा फ़लाँ स्कूल की फ़लाँ ब्रांच में पढ़ता है, फ़लाँ क्लास है, इसकी क्या फ़ीस आपने अलाउ की हुई है। वहाँ से उनको पता चल जाएगा। एक दो फिर से बताइए। डायरेक्टरेट जनरल एजुकेशन सिंध का दफ्तर है। ओके, डायरेक्टरेट जनरल सिंध, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन सिंध, एजुकेशन सिंध। ओके, इनके पास हर स्कूल का अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर होता है। उससे ₹1 भी कोई भी स्कूल ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। और वही इदारा है जहां आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा चार्ज की जा रही है फ़ीस। और पिछले 6 महीने में हमने ये देखा है कि जो जितना हाइप क्रिएट हुई है, जितना प्रेशर बिल्ट हुआ है, बहुत एक्टिव हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम स्कूल सस्पेंड हुए हैं। और रिसेंटली ईद से एक दिन पहले एक बहुत बड़ा स्कूल, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है सिर्फ इसी शिकायत की बुनियाद के ऊपर। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फ़हीम भाई, याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपके मेहमान को भी सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वहीम भाई, आप तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं इस पे, मुझे पता है, और हम गुफ्तगू भी कर चुके हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना, बात ये है कि इनकी अपनी जो मोनोपोली है, उनकी बदमाशी खत्म नहीं हो पा रही। लिटरली मैं आपको बताऊं कि अभी एक जज साहब ने एक बयान दिया था कि मुझे नहीं याद आ रहा उनका नाम। उन्होंने कहा था कि एक स्कूल है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, उसकी 1.3 बिलियन रुपीज इनकम है, बिलियन। सही है। अब आप अंदाजा लगाएं तो उस जज साहब ने कहा भाई ये तो मेरे ख्याल में ड्रग्स के बाद सबसे ज्यादा आमदनी इन स्कूलों की है। ठीक है ना। सवाल ये है कि ये जो टैक्स, ये जो आपने कहा ना, इसका फॉर्मेट क्या है, मकसद आप क्या किस तरफ पैमाना बनाएंगे कि इसकी एक बच्चे की फीस कितनी लेनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक बच्चे की जब 20-22 हजार रुपए आप फीसें ले रहे हैं, उनको आप दे के आ रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। जो ये स्कूल है, आपको देखें कि आपके पास, आपने कभी किसी भी बड़े स्कूल के किसी भी बड़े स्कूल के किसी भी करते धरते को आज तक टीवी में नहीं आए, ना बीकेन के, ना सिटी के, ना किसी के आए। आपके छोटे स्कूलों का एसोसिएशन के चेयरमैन आ जाते हैं, वो नहीं बैठते, दे डोंट बॉदर, उनको परवाह भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो आज इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, हम इसके खिलाफ ये कर देंगे, उसके खिलाफ करेंगे, ये तो एक लूटमारी का जरिया है। तो क्यों नहीं, मेरे गवर्नमेंट का कहीं नहीं सुना। ठीक है, कोर्ट अपना एक्शन ली, तो गवर्नमेंट भी जो एक अथॉरिटी है ना, वो भी तो इनको वार्न करे ना, जो दूसरों को वार्न करे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप ये नहीं करेंगे। तो भाई अगर तालीम आप इस कदर महंगी कर देंगे, और
एक साहब बैठे, मैं आपको बड़े क्लियर एक बात बताऊं, एक प्रोग्राम के अंदर एक साहब बैठे हुए थे, वो एक इनकी मदर बैठी हुई थी और एक पेरेंट बैठे हुए थे, एक स्कूल के वो थे। तो वो कहने लगे कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप निकाल दें स्कूल से। तो उस औरत ने कहा भाई मैंने अगर 10,000 रुपए मेरी कैपेसिटी थी, ठीक है मैंने दाखिल कराया, अब आपने 11,000 कर दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 12,000 कर दी, लेकिन अब 20,000 कर देंगे तो मैं कैसे भरूंगी? और ये कोई जवाब नहीं होता कि आप अपने बच्चों को कहीं गवर्नमेंट स्कूल में भेज दें। तो ये तो ना एक रुपया। मेरा इससे सवाल ये है कि देखिए आज भी वो जो आपको पता है पेरेंट्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया नहीं है, जिन बच्चों के पेरेंट्स ने जिन कैंपेन में हिस्सा लिया उनके साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया और अभी तक कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो इनकी जो माफिया सिस्टम है ये टूट पाएगा या नहीं पाएगा? बिल्कुल सही। ये तो कहीं मुझे इसकी रुकावट नजर नहीं आ रही। ठीक है याया साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। याया साहब, आपने मोनोपोली की बात की स्कूल की और आपने पूछा कि ये इनको कोई क्यों नहीं रोकता है। तो अभी आपके फ़ोन से जस्ट पहले मैं फ़हीम को ये बता रहा था और जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको ये बता रहा था कि आपके पास फोरम है डायरेक्टर जनरल एजुकेशन सिंध का और वो अब एक्टिव हो गए हैं। आपकी मेहनत से, आपके हौसले से और हमारे जो हमने इतना काम किया पिछले 4 सालों में, अब वो वक्त आ गया है कि इन तमाम स्कूलों पे इतना प्रेशर है कि अब वो मनमानी नहीं कर सकते। आपको भी खड़ा होना पड़ेगा याया साहब। आपने यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको अब स्कूल के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। फ़हीम ने पूछा था कि पेरेंट्स डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। आपने ख़ुद भी तस्करा किया कि ज़्यादती हुई भी थी, लेकिन वो वक्त हमने गुजार दिया है। अब वो वक्त आ गया है जब आप खड़े होकर सीना चौड़ा करके कावानीन की बात कर सकते हैं। जिस कमेंट की आपने बात की, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इसी केस में पास किया था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने यही कहा था कि अगर इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई पैसे कमा सकता है तो शायद वो ड्रग्स का कारोबार है। और 1.3 बिलियन तो उन्होंने एक स्कूल की बात की थी, अदरवाइज़ तो ये बहुत बड़े बड़े फिगर्स थे जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आए थे। आपको ये करना है याया साहब कि आपको अगर आप उस स्कूल से शिकायत है जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपको लिखना है डायरेक्टर जनरल एजुकेशन को कि आपके स्कूल में ये ज़्यादती हो रही है। मोनोपोली, अब वो वक्त आ गया, देखें कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो आप, और उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, तो आपको उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। कवानीन का सहारा लेकर के तो हमारी ये तारीख़ है, रीसेंट तारीख़ है कि हमने वज़ीर आज़म को भी घर भेज दिया कानून का सहारा लेकर के। ये स्कूल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप भी उठें, खड़े हों, और अब कवानीन मौजूद थे और अब फैसला भी आ गया है, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, उसका सहारा लें, अपने स्कूल से बात करें, ब्रेव बने, अपने साथियों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं कि ये वो फैसला है जिसके बाद अब आपके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इस फ़ोन के बाद घर बैठे रहेंगे तो ये ज़्यादती होती रहेगी। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, ये बताइए कि हमने पिछली दफ़ा ये सुना था, मतलब गर्मियों की छुट्टियों के आने से पहले ये सुना था कि जो वालिदैन हैं उनको बच्चों की स्कूल फ़ीस, जो गर्मियों की छुट्टियां जो हैं उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, वो शायद उसमें भी कोई रियायत जो है वो बढ़ती है, अदालत की जानिब से कोई हुक्म आया है या शायद कि इस हाल से केस चल रहा था। तो इस बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि सारे जितने भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की जब फीसें देने गए हैं ना तो उन्हें चुभी ज़रूर है एक दफ़ा, और इस दफ़ा कुछ उनके जहन में यह भी बात थी कि इस बारे में कोई बात हुई थी और ये शायद स्कूल वाले फ़ीस ज़्यादा इजाफी ले रहे हैं या गैर कानूनी ले रहे हैं। इस हवाले से फ़हीम, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया है कि एजुकेशन जो है वो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है, तो हर सूबे के मुख्तलिफ क़वानीन हैं, वहाँ पे फ़ैसले भी अलग अलग आए हुए हैं। गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से अगर हम कराची में बैठे ही प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं उनको भी बता देता हूँ, पंजाब के हवाले से भी बता दूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से, वो आया था 13 दिसंबर को, एक अबूरी हुक्म आया था जिसको हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। उसमें पेनल्टी के तौर पे 2018 में ली गई फ़ीस में से 2 महीने की फ़ीस में से 1 महीने की फ़ीस वापस करने के लिए कहा गया था। ठीक है, वो एक पेनल्टी थी पूरे पाकिस्तान के उन तमाम स्कूलों पे जो 5,000 से ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे थे, और उनको 2 महीने का टाइम दिया गया था। जो स्कूलों में, बेशतर स्कूलों ने, सब ने अभी भी नहीं किया, बेशतर स्कूलों ने वो या तो वापस कर दिए या अगली फ़ीसों में उनको एडजस्ट कर दिया, लेकिन वो फ़ैसला हर साल के लिए नहीं था। अच्छा, 2019 में वो फ़ीस देनी है। हाँ, पंजाब में आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब में 1 महीने की फ़ीस लेनी है, पंजाब में 2 महीने की फ़ीस नहीं लेनी है। पंजाब के दोस्त हमारे कंफर्म कर देंगे, आप सोशल मीडिया फॉलो करते रहे, वहाँ से आपको पंजाब के हवाले से कंफर्म हो जाएगा, लेकिन सिंध के हवाले से मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक और मसला ये आता है कि इस साल को छोड़ दें तो पिछले सालों तक तो जून और जुलाई की फ़ीस आपसे जनवरी में ले ली जाती थी, 6-6 महीने पहले आपसे ले लेते थे। और बहुत सारे स्कूल बाय मंथली फ़ीस लेते हैं, बहुत सारे स्कूल क्वार्टरली फ़ीस लेते थे। एक आपको तनख्वाह 1 महीने की हर महीने की मिलती है, लेकिन फ़ीस स्कूल आपको कहता था जी 3 महीने की एक साथ जमा कर दें।
उसके हवाले से ये ऑर्डर्स हैं अथॉरिटीज़ के कि कोई भी स्कूल ना तो एडवांस में पैसे ले सकता है और ना ही बाई मंथली या क्वार्टरली चार्ज कर सकता है। जो महीना है सिर्फ उस महीने की फीस दे सकते हैं। जून की फीस आप जून में देंगे, जुलाई की फीस आप जुलाई में देंगे, अगस्त की फीस आप अगस्त में देंगे। बहुत वाज़ेह कानून है। इस पे बड़ी बहस है कि गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। स्कूलों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमारा सिवाय एक बिजली को छोड़ दें, हमारे बाकी सारे एक्सपेंसेस उसमें होते हैं। जी ठीक है, हमें तनख्वाह भी देनी है, हमें नॉन टीचिंग स्टाफ को भी वैसे ही कैटर करना है। कहते हैं कि अखराजात बढ़ जाते हैं, पेंट करवाने होते हैं, हमने रेनोवेशन का काम होता है, तो और बहुत उनके सारा अपने काम। आर्गूमेंट्स इस हवाले से मुख्तसर ये है कि इस हवाले से अभी तक तय नहीं है कि देनी है नहीं, अभी देनी है लेकिन नहीं देनी है, ये तय नहीं है अभी तक। फिर इसका मतलब है कि देनी है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि इस चीज़ का किस तरह अंदाज़ा किया जाता है कि ये वाकई अच्छा स्कूल है, क्योंकि अच्छी तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूल से ही हासिल की जाती है, कोशिश की जाती है। होंगे शायद कोई पाकिस्तान भर में कोई चंद एक ऐसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस जो वाकई काबिल तारीफ़ होंगे और लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के वहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवाते होंगे ऐसे यकीनन होंगे, मगर बहुत कम। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह अंदाज़ा किया जाए कि ये स्कूल अच्छा है? ज़्यादा फीस को देख के, ज़्यादा नाम को देख के, या ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग को देख के? ना तो ज़्यादा फीस को देख के फ़हीम, ना ज़्यादा बड़े नाम को देखकर, ना ही बड़ी बिल्डिंग को देखकर। उस स्कूल के रिजल्ट्स को देख कर के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस स्कूल का ओ लेवल्स में या मैट्रिक लेवल के ऊपर या जिस बोर्ड से भी वो है उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये उसको आप देख करके जज कर सकते हैं। येट अगेन ये बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि मेरा बच्चा और आपका बच्चा एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ता हो और आपका सोच का लेवल डिफरेंट हो, मेरा डिफरेंट हो। आप हो सकता है मुतमईन हो और मैं हो सकता हूँ बिल्कुल मुतमईन ना हूँ उसी जगह के ऊपर। सही है। तो ये हो सकता है मेरे लिए वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कूल हो, आप उससे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सकते हो। बिल्कुल। वो तो ये 1-to-1 परसेप्शन की भी बात भी आ जाती है कि कौन इसको किस तरह से देखता है। लेकिन जो एक क्राइटेरिया नॉर्मली सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है जिसको स्कूल भी एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, जी हमारे स्कूल के इतने बच्चों के 100 में से 80 बच्चों के स्टेट एज आ गए या 100 में से 80 बच्चों के A1 ग्रेड आ गए, तो वो भी इसी को क्राइटेरिया बनाते हैं मयार के हवाले से। फिर मयार के बाद दूसरी चीज़ आती है फैसिलिटीज़, बच्चे किस इन्वायरमेंट में वहाँ पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कूल है कराची का, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, दिल तो चाह रहा ले लूँ लेकिन अच्छा वो बना हुआ है, उसके चारों तरफ इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है चारों तरफ। काफ़ी सारे बच्चों को अस्थमा की शिकायत ऑलरेडी हो चुकी वहाँ पे। अच्छा। जी हाँ, लेकिन वो चल रहा है वो स्कूल। अब वो तालीमी मैार के हवाले से काफ़ी लोग उससे हो सकता है बहुत उसको अच्छा समझते हैं। सर इस तरह सिचुएशंस में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, ये बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस हसनैन बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम मिसेस हसनैन, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। वो एक प्राइवेट स्कूल में यहाँ पढ़ता है और जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था पिछले साल, और इन लोगों ने यूं किया कि जब उन्होंने तो एक आपको नजरिया दिया ना कि 5,000 से ऊपर जो फीसेस हैं उनमें आपने कमी करनी है। ठीक है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों ने ये किया कि 5,000 एक साइड पे निकाल के उसके ऊपर जो 6,000 बनता था उसमें उन्होंने थोड़ी सी कमी करके और हम वालिदैन को यूं बेवकूफ बनाया। ठीक है, उसमें जैसे मतलब 13,000 फीस आती थी मेरे बेटे की, तो उसमें फर्क इतना हुआ कि वो 11,500 फीस आने लग गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और एक तो इस तरह बेवकूफ बनाया। अब इस दफा ये हुआ कि हमने कहा कि जी सोशल मीडिया पे भी जो है काफी आ रहा है कि छुट्टियों की फीस जो है अभी फैसला अदालत में है, तो इस सिलसिले में आपका क्या है? तो उन लोगों ने हमें जो है वो रिजल्ट मेरे बेटे का था, तो उन्होंने कहा जी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको जब तक आप फी नहीं जमा करवाएंगे। ओके। तो अभी तो जो है वो अदालत में चल रहा है और फिर देखेंगे। आप अभी जून की भी करवाएं और जुलाई की भी करवाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मिसेस हसनैन,
हमने आपके दोनों सवाल जो हैं वो सुन लिए और एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो मिसेस हसनैन के सवाल का जवाब देना और दूसरा बात करेंगे। हमूद साहब फरमा रहे थे कि एक स्कूल के बारे में बता रहे थे जो जिसके चारों तरफ इंडस्ट्री है और वहाँ से फैक्ट्री एरिया, धुआं वगैरह, जिससे बच्चों की सेहत भी ख़राब हो रही। तो ऐसे इलाके में अगर किसी के बच्चे का स्कूल है तो वो क्या करें। तो एक वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ हमूद जाफरी साहब मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, उनकी फ़ीसों के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के जो हाल ही में सुनाए गए फ़ैसले के बारे में बात हो रही है। अच्छा, वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, मिसेस हसनैन, जिन्होंने हमें शेखुपुरा से फ़ोन किया था। उन्होंने दो सवाल किए थे। एक सवाल उनका ये था गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से और दूसरा फ़ीसों की जो कमी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन थी, वो उस बारे में बात कर रहे थे। ज़रा वो दोनों चीज़ें बता दें। चूँकि आप पंजाब से बात कर रही हैं तो मैं उस हवाले से आपको जवाब देता हूँ। पहला जो आपके सवाल का हिस्सा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किया था जिसमें 20% स्कूल में फ़ीस में कमी की गई थी, तो वो कुछ इस तरह से था। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। 13,000 आपके यहाँ फ़ीस थी, तो शुरू के जो 5,000 थे ऑर्डर के मुताबिक, ये स्कूल ने नहीं किया था, ऑर्डर के मुताबिक शुरू के 5,000 रुपये एग्जेम्प्टेड थे, माफ़ थे इस ऑर्डर से, तो बाकी बचे आपके 8,000 रुपये। उस 8,000 रुपये में 20% कम करना था स्कूल को, तो 8,000 रुपये के हिसाब से 1,600 रुपये उन्होंने आपके कम कर दिए, जो आपके 11,400 रुपये फ़ीस आनी चाहिए थी। अगर वो 11,400 से ज़्यादा ले रहे थे तो गलत ले रहे थे, और अगर जैसा आपने खुद बताया कि 11,500 ले रहे थे तो मेरे ख्याल 11,400 होगी शायद, तो उस हिसाब से उन्होंने सही फ़ीस ली थी वो। और वो एक अबूरी हुक्म था, एक मुख्तसर मुद्दत के लिए एक हुक्म था जो अब ख़त्म हो गया 12 जून के फ़ैसले के बाद। तो वहाँ पे स्कूल सही था, उन्होंने सही आपसे चार्ज किया। और गर्मियों की तो उसके बाद फीसेस बढ़ा दी उन्होंने, तो वो सब नॉर्मल है? नहीं, अभी तक उसके बाद वो स्टेज नहीं आया, क्योंकि साल के नए सेशन के टाइम ही फीस बढ़ सकती है। हाँ, सही है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। सही हो गया, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से पंजाब, जैसे मैंने पहले बताया, पंजाब में मुख्तलिफ कवानीन है, सिंध में मुख्तलिफ कवानीन है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था गर्मियों की छुट्टी के हवाले से, वो पिछले साल सिर्फ 1 महीने की फ़ीस आपको वापस दिलवाई गई थी सज़ा के तौर पे, पेनल्टी के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल था कि स्कूल ने बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता रहा है तो कम से कम 1 महीने का रिलीफ तो फौरी दिलाया जाए। वो एक मुख्तसर मुद्दत का हुक्म था जो उस वक्त के लिए था, और 1 महीने की फ़ीस वापस करवा दी गई थी। अगर आपके स्कूल ने नहीं की थी तो वो स्टिल नॉन कंप्लायंस का मुर्तकिब है, और आप इस हवाले से मुतल्लिक़ा इदारों से बात कर सकते हैं। पंजाब में पेरेंट्स एसोसिएशन है 2-3, आप उनमें से किसी से भी रब्ता करके उनसे भी मदद ले सकती हैं, और चाहे तो बराह रास्त मुतल्लिक़ा इदारत तक भी जा सकती हैं अगर आपको 1 महीने की फ़ीस वापस नहीं की गई थी तो। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। ठीक है तारिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू। इसके लिए बेहतरीन मेरे ख्याल में सजेशन मेरी तरफ से ये होगी कि ये जो है हर पूरे कराची के स्कूलों की, या जो भी इनके सिंध का, पंजाब का, सब जगह का, अगर ये लोग एक मतलब लिस्ट छाप दिया करें कि फलां स्कूल की फीस इतनी है, प्लस 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 करके, और इससे ज्यादा ना दें। ये टाइम टू टाइम वो करते रहे, 6 महीने बाद रिवाइज करते रहे यार। ठीक है, जब भी मतलब वो इसका हल जो है वो उन्होंने बताया था, वो नहीं, वो तो कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ तो कांटेक्ट वो नहीं है, आप मतलब लिस्ट एक शाया कर दें और मतलब जो भी जाए वो इजीली मतलब वहां से उसको ले ले। तो बजाय इसके कि मतलब परेशानी हो, मतलब आप इस तरीके से एक कर दें, हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसको रिवाइज कर दें। ठीक है। और वो हर स्कूल के बिल्कुल बाकायदा कि भाई इसकी ये इतना प्लस 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 जो भी है, मतलब बेसिक और जो भी मतलब। ठीक है, समझ गए। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, आपके लिए खुशखबरी है। देखें, आप कराची से बात कर रहे हैं, और सिंध में इस वक्त जो वज़ीर तालीम है सरदार अली शाह साहब, और जो हमारी एसोसिएशन है ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, हमने मिल कर के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो मुकम्मल होने वाला है, और ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो उनका एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनकी वेबसाइट के ऊपर
हर प्राइवेट स्कूल का डाटा उसकी अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर देगी। ये उन्होंने हमसे वादा भी किया हुआ है और इस पर काम भी हो रहा है। डिजिटलाइजेशन के लिए कमेटी अभी रिसेंटली भी बन गई है, उसमें हमारे नुमाइंदे भी शामिल हैं। तो ये आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वेबसाइट के ऊपर पूरे साल मुहैया रहेगी ये तफसीलात कि कौन से स्कूल की कौन सी ब्रांच की कितनी फीस है। मगर आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि एक वेबसाइट है वो डायरेक्टरेट एजुकेशन की, वो शिकायत के हवाले से था। अगर आपको शिकायत होती तो है वहाँ फीस ये बात कर रहे हैं, तारिक साहब ये बात कर रहे हैं कि हमें मालूम कैसे होगा। अच्छा, मालूम और कैसे होगा? उस वक्त हमने बात की थी कि अगर वो सही फीस के मुताबिक चार्ज नहीं कर रहे, ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो शिकायत किसके पास की जाए? तो शिकायत ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, आप खुद ही बता रहे थे कि एक स्कूल है जिसके चारों तरफ जो है वो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, धुआं और एनवायरनमेंट जो है ना वो ठीक नहीं है, बच्चों को दमे हो रहे हैं, ऐसी बहुत सारे, खैर एग्जैक्ट ये तो एक वर्स्ट, द मोस्ट वर्स्ट कंडीशन है, मगर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पोल्यूशन और इस तरह के मामला बेशुमार नदियों के साथ बने हुए हैं, पोल्यूशन के साथ। देखें, इसमें तो सबसे पहले तो पंखे नहीं है, मतलब बुरे हाल। वालिदैन को सबसे पहले खुद ये देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। नॉर्मली चॉइसेस होती हैं, बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ चॉइस नहीं होती। जिस स्कूल की मैंने बात की थी वो एक बड़ा नामी गिरामी स्कूल है, सो कॉल्ड, और उसके खिलाफ एनवायरनमेंट का एक कमीशन बना हुआ है, उसमें केस भी चल रहा है। तो पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कम से कम 2 बच्चियों को जो छोटी बच्चियाँ उम्र में, और उनको वहाँ पे अस्थमा की शिकायत हो गई इसी वजह से। तो अब 20 सेशन में बच्चों को मूव करना आसान नहीं है, इवन साल के एंड के ऊपर भी मूव करना आसान नहीं होता। जब आप एक दफ़ा एडमिट करा देते हैं बच्चे को, तो दूसरे स्कूल में जाना, फिर वहाँ पे उसका पूरा सेटअप, उनकी एडमिशन फ़ीस और उनकी सिक्योरिटी, ये हर एक की अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं होती है। हमें जिस वक्त बच्चों का एडमिशन करा रहे होते हैं उस वक्त हमें ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि एनवायरनमेंट स्कूल का सिर्फ स्कूल के अंदर का नहीं, स्कूल के आसपास का एनवायरनमेंट भी क्या है। तो वो ये पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है। स्कूल तो जहाँ जगह मिलेगी वो खोल लेगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अगर कोई स्कूल जो है वो ऑर्डर ना मान रहा हो और वो मतलब फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, या जो हमें पता है कि ये ज़्यादती कर रहे हैं इस वक्त जो है ना, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल के बाहर एहतजाज भी नहीं करते हैं कि वो अच्छा नहीं लगेगा, हम वो हमारे बच्चे के साथ जो है ना वो जहन में रखेंगे कि जनाब, दिल में रखेंगे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो ये कर रहे हैं, हमें अदालतों तक घसीट रहे हैं, तो वो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? लेकिन जालिम से ज़्यादा जुल्म करने वाला है जो जुल्म सहता है। अगर जुल्म हो रहा है और आप सहे चले जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा कसूरवार आप खुद हैं। अच्छा, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते थे 2015 में, हमारे बच्चों, जब हमने ये शुरू किया, स्कूल से बात की, हमने स्कूल के बाहर एहतजाज भी किए, बड़े साइलेंट और बहुत ही पीसफुल एहतजाज किए। उस आखिर में हम कोर्ट गए, नतीजा ये निकला कि डिस्क्रिमिनेशन हुई हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल भी दिया गया। अच्छा, निकाल दिया गया? जी हाँ, निकाल दिया गया था। 1 हफ्ते तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। यहाँ पे मैं नाम बता सकता हूँ, ये जनरेशन स्कूल था, क्योंकि ये बात कोर्ट में है और ऑन रिकॉर्ड है, और कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया। कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे बच्चे वापस स्कूल गए। ओके। तो ये, और आज जो फैसला आया है 12 तारीख को, इसके पीछे ये पूरी वो 4 साल की वो जद्दोजहद है, क्योंकि खड़े होना आसान काम नहीं था। फ़हीम, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम खड़े हो गए तो हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। जिन लोगों ने हमें देखा है काम करते हुए वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे साथ खड़े होकर सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें मॉरली सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया। मुझे इजाज़त दें, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, हमारा मोहसिन है, इमरान हनीफ साहब, A&I ग्रुप वाले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं कि ये फ़ैसला हमने हासिल किया सुप्रीम कोर्ट से, जिसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला अब पूरे निज़ाम को पहुँचेगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों तक जो है वो रब्ता करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बताइए कि जिस तरह पेरेंट्स जो है वो रब्ता करें कि वो आपके साथ इस कॉज में हिस्सा बनना चाहते हैं, या कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उन सारे फेजेस से गुजर चुके हैं और एक प्रॉपर आपने एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया हुआ है, एक इदारे जैसा। बिल्कुल। तो आप बताइए कैसे हमारे तीनों फोरम्स हैं, वैसे www.aspa.com.pk, ASPA ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन .com.pk, ये हमारी वेबसाइट है। वहाँ पे हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है।
उसके अलावा ASPA का फेसबुक का पेज भी है, वहाँ भी रब्ता किया जा सकता है। वो लाइक करें, वहाँ से रब्ता करें, और वहाँ पे लाइक करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि एवरी अपडेट आपको इमीडिएटली वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच जनाब, आप आए, बड़ी मुफीद मालूमात हमें हासिल हुई आपका भी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। जनाब एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे आप दोस्तों के सामने एक मेहमान से हमारी गपशप रहेगी, तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हमने बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल करनी है अपनी एक ऐसी मेहमान से जिनका ताल्लुक़ जो है वो हर्बल ट्रीटमेंट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हुमैरा नाज साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खुश ठीक-ठाक हैं हैं। माशाल्लाह। भाई पूरे पाकिस्तान में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि ऐसी गर्मी बढ़ रही है। अच्छा मैं भी बाय रोड, मैंने पंजाब से वो अपना सॉरी कराची से लाहौर का मैंने कुछ दिन पहले मैंने ईद पे मैंने एक विज़िट किया है, तो मैंने सारा मौसम गुजरते हुए देखा, तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि कराची जो है इस वक्त हम बहुत अच्छे वेदर में, अच्छा। हालांकि बुरा हाल है सही। तो क्योंकि जो बाकी शहर हैं अंदरून सिंध Humidity और वहाँ हाँ जी ज़्यादा अंदरून पंजाब, यहाँ पे ऐसा कुछ शहरों में महसूस हो रहा था कि आप गाड़ी से बाहर निकले और आपको ऐसा लगा कि आपने डायरेक्टली पाँव जो है वो किसी तंदूर में रख लिया, तंदूर में रख ठीक है, तो वो इस तरह की सूरत हाल थी। तो ऐसी सूरत हाल में स्किन जो है वो जो स्किन से कुछ लोग जो बड़ा वो लगाव रखते हैं कि उसे बड़ा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। ऑयल बार बार आ रहा है, ये स्किन झुलस रही है और वो रंगत जो है वो ख़राब हो रही है, बिल्कुल फ्रेशनेस वगैरह जो है वो जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो क्या सजेस्ट करता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो इस वक्त मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, हमारी स्किन बिल्कुल सैगी हो रही है, वो देखा जैसे बिल्कुल झुलसी हुई। और इस सीज़न में जिन लोगों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जब उनके पसीना आता है चेहरे पे तो उनको इचिंग सी शुरू हो जाती है कि करें क्या, उनको समझ में नहीं आता, बार बार पानी से धोएं या क्या करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम चूल्हे के आगे जब जाते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन फेस की करें। कुछ चीज़ें मैं लगाने के लिए भी बताऊंगी, जैसे मैं हमेशा एक सन ब्लॉक बताती हूँ जो घर में बनता है, वो आप ग्रीन टी से कावा बना के स्प्रे करके फेस पे आप कोई भी काम कीजिए, ठीक है। ग्रीन टी ये जो बिल्कुल साशे वाली होती है, बिल्कुल एक स्प्रे बॉटल में बना के रख लें और आप फेस प्रोटेक्शन के लिए या हाथ आपके जो भी है, जो सन एक्सप्लोजर जहाँ भी हो रहा है वो आपने स्प्रे किया उन एरियाज में, और फिर उसके बाद आप चाहे चूल्हे का काम करें, चाहे आप सन एक्सप्लोजर में जाएं, चाहे आप यूवी रेज में जाएं, तो वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। तो ग्रीन टी वो गरम गरम फेंकनी है? नहीं नहीं नहीं, फ्रिज में रख दे बना के ठंडा। सूदिंग करने के लिए हमेशा ठंडी चीजें, ठंडा पानी यही इस्तेमाल करना चाहिए। इवन मैं इस गर्मी में कहती हूँ जो लोग बाइक पे सफर कर रहे हैं वो पानी की बोतल जरूर साथ लेके निकलें। कभी भी आपको स्ट्रोक का खतरा हो सकता है तो फौरन पानी का आपके पास होना ज़रूरी है। अभी मैं आपके शो पे आ रही थी, यहाँ पर मैंने 3-4 बच्चों को देखा जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ करीब पड़ती है, तो वो स्टूडेंट्स बेचारे बाइक से बाकायदा गिरते हुए मुझे महसूस हुए। उनको मैंने रोक के बोला कि आप लोग पहले पानी पियो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, फिर आगे जाओ। ये एहतियातें हैं, इस वक्त हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना है अपना। अच्छा, और जिनका धूप का काम है उन्हें भी चाहिए कि वो छोटे जो टॉवल होते हैं वो गीले करके वो कंधों पे रखें, सर पे रखें। हमारे यहाँ मैं ये कहती हूँ छतरी का इस्तेमाल लोग क्यों नहीं करते? फैशन नहीं है ना? फैशन बन जाएगा। अभी देखें आप, हम लेके चलना शुरू हो जाए, देखें फैशन बन जाएगा क्या? वैसे मेरा तो बहुत दिल करता है। करना चाहिए, ये प्रोटेक्शन है हमारे लिए, ये आप जरूर करें। आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। आप देखें, आप बहुत सारी चीजों से, अब हम कहते हैं ना हमारी स्किन खराब हो रही है, तो आप धूप से बचाएं स्किन को, कोशिश करें किसी भी तरीके से। आपने छतरी का इस्तेमाल करना ही है। अब ये दौर आ गया है, ये नहीं गुजारा। आप बिलीव करो, मैं बाहर निकलती, अगर मुझे निकलना भी बड़ा रेयर है उसमें कि मुझे बाहर जाना है, मैं पूरा फेस बाकायदा मैं नकाब करती हूँ, पूरा फेस मेरा ढका हुआ होता है, मैं नहीं इसमें सन एक्सप्लोजर में निकलती इस तरह, क्योंकि आप प्रोटेक्शन इसी तरह कर सकते हैं। फिर प्लस मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या चीजें लगानी है। अब यह है कि जिन लोगों की हो गई स्किन खराब, उसको हमने ट्रीट किस तरह करना है। पहली बात, अच्छा, तो खराब किस किस किस्म की खराबी जो है वो स्किन पे हो सकती है या हो रही है लोगों को?
स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जिन लोगों की खास तौर पे स्किन ऑयली होती है, जब आप ये देखेंगे सनबर्न की बात कर ये रही हैं। सनबर्न होगी। हाँ। क्योंकि सनबर्न जब होता है जब फेस पे ऑयल आना शुरू होता है और जब हम धूप में निकलते हैं तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप देखो तेल का कोई काम कर रहे हो और चूल्हे के आगे हो तो आपको वो एरिया में बर्निंग उस पार्ट पे ज्यादा महसूस होगी, सही तो है। वो आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम पहले तो कहती हूँ मैं कि आके एक इस सीजन में हर 15 दिन में आप क्लिनजिंग लीजिए आके, जो कि मैं अपने सैलून में देती हूँ। क्लिनजिंग आपके ज़रूरी नहीं है तो घर में बैठ के आप दूध से क्लिनजिंग कीजिए लाजमी। क्लिनजिंग करने के बाद आपने रात को कोई ना कोई प्रोटेक्शन क्रीम है, आपके पास कोई भी घर में क्रीम मौजूद है वो आप लगाइए, घर में ज़रूरी है वो इस सीज़न में लगाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करेगी। क्लीनिंग करनी ज़रूरी है। सन से बचने के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब क्या होता है, आपके जो पोर्स हैं उनको जो वो इनलार्ज हो गए हैं उसको जाहिर सी बात है मिनिमाइज करना है। उसके लिए हम एक मास्क देते हैं। ये पूरा प्रोटेक्शन करने के लिए पूरा ट्रीटमेंट होता है। जिन लोगों मैंने कहा ना कि जो हो चुका है खराब अब उसको सही करना है तो किस तरह करना है, वो इसी तरह किया जाएगा। अभी तो स्किन सैगी होने की, ये वाला जो मौसम है वो सैगी की तरफ आ रहा है। इसके बाद आएगा कि जी आपके दाने भी हो रहे हैं, आपकी स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है सिवियर, क्योंकि वो जो डर्ट बैठती है फिर वो बैठती चली जाती है और उसके बाद फिर वो एक्नी प्रोड्यूस करती रहती है। ठीक है, तो गर्मियों में ये जितने भी एक्नी वगैरह के जो इश्यूज होते हैं, आपके कहने का मतलब है कि वो ऑयली स्किन होती है, वो बार बार ऑयली स्किन हो जाती है, ऑयल आ रहा होता है स्किन पे, तो उसकी वजह से टच करने की वजह से और ये वो ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है उनका, तो उसका क्या हल होता है? क्या आपको अब कुछ लोगों के काम ही ऐसे हैं, उन्हें मतलब बाहर जाना ही है, या मतलब हर वक्त एसी में तो नहीं बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं, तो काम ऐसे है कि इसको मैंने कहा ना, जैसे जितनी क्लीनिंग करेंगे आप फेस की, एक तो हो गई बार फेस बार की वॉश क्लीनिंग, करें आप, बार बार वॉश करें, एक हो गई फेस की क्लीनिंग, एक हो गई इंटरनल बॉडी की क्लीनिंग, ओके, जिसको हम डिटॉक्सिफाई कहते हैं। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए हम अपने ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन देते हैं। मैंने हमेशा ये वाली मेडिसिन दिखाई है, डिटॉक्स करती है ये बॉडी को, हमेशा रिकमेंड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर उस पेशेंट को देती हूँ जिसको डिटॉक्स करना जरूरी है। और मेरे ख्याल से अब आजकल एक बच्चे को भी बॉडी डिटॉक्स करना जरूरी है, क्योंकि हम जो खुराक खा रहे हैं वो इतनी नाकिस है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन के बगैर कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ये तो आपके मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में जाती है ये? बिल्कुल, जहाँ जिसको जो ऑर्डर करना है वो अपना एड्रेस हमें सेंड करेगा, हम डिलीवर करवा देते हैं। लेकिन सबसे पहले मंगवाने से पहले अपनी पूरी तफसील मुझे बताएं, उसके बाद फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आया मैंने आपको ये वाली मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है। किसी को हो सकता है प्रॉब्लम है नहीं है, उस लिहाज से फिर मैं रेकमेंड करूंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह हम गर्मी में स्किन के बारे में आपने बताया कि उसको नुकसान पहुंचता है, तो क्या इसी तरह बालों को भी नुकसान पहुंचता है इस मौसम में? बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि सीबम की एक्सक्रीशन जो होती है हमारी, वो फेस पर भी होती है और स्कैल्प पर भी होती है। स्कैल्प पर जब एक्सक्रीशन होती है, आपने देखा होगा बहुत से बच्चियां मैंने देखा स्कार्फ पहनी हुई है, कुछ लोग हेलमेट पहने हुए हैं, कुछ कैप लगाए हुए हैं, तो उनकी जो सीबम की एक्सक्रीशन होती है उनको तो मेरे ख्याल से दिन में 2 दफा वॉश करना जरूरी है अपने बालों को। जो कहते हैं ना शैम्पू सिर्फ हफ्ते में 2 दफा लगाएं, वो दिन में 2 दफा भी लगाएं तो अभी कम है, क्योंकि शैम्पू से आपकी जो डर्ट है वो क्लीन होती है, और सीबम वाली जगह पे डर्ट जब बैठ जाती है तो उसको निकालना तो बहुत जरूरी है, वॉश करना बहुत जरूरी है, वरना वो बैठ जाती है तो आपके पोर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, उससे क्या होता है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है फिर। सही। मगर आप शैम्पू की बात कर रही हैं दिन में 2 दफा इस्तेमाल करने के हवाले से, तो जितने भी शैम्पू आते हैं बाजार में उनमें वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे अज्जा होते हैं कि वो बार बार नहीं किया जा सकता, बालों को बहुत सॉफ्ट बना देते हैं, केमिकल्स होते हैं। हाँ। तो वो किया जा सकता है क्या? अब जो है मैं पहले अपने ऑयल के साथ कुछ बाहर के शैम्पू रेकमेंड करती थी, उस वक्त तक मैंने अपना शैम्पू नहीं बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि लोगों के जब मैं एक ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो मैं क्यों ऐसा ट्रीटमेंट बाहर से दूं जो हर्बल के साथ मैच नहीं खा रहा। मैंने एक ऐसा शैम्पू बनाया जिसमें आपकी सल्फर की मिकदार बहुत कम है, जो आपके बालों को डैमेज नहीं करता, टोटली हर्बल शैम्पू है, सिर्फ बालों को वॉश करना। और शैम्पू का मकसद मेरे ख्याल से बाल को वॉश करना ही होता है। कोई शैम्पू ऐसा मैं नहीं कह सकती कि जिसके अंदर तेल की क्वालिटी हो, जिसके अंदर बाल गिरना बंद कर दे। वो शैम्पू का काम सिर्फ वॉश करना है बाल को, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी सब केमिकल्स ही हैं। बाकी सब केमिकल्स। ठीक है जी, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम जब वापस आएंगे तो हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हमारा नाज साहिबा से, और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे कि आप इस हवाले से जो पूछना चाहते हैं इनसे, तो हम हमारा साहिबा की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इनसे जवाब हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास। हुमैरा नाज हमारे साथ हैं। आज हुमैरा नाज साहिबा से हम बात कर रहे हैं आज हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से होने वाले नुकसान हमारे स्किन और हेयर के हवाले से जिनको फेस करना पड़ता है। तो वक्फे से पहले उन्होंने बताया कि आप गर्मी के इस मौसम में बार बार जो है वो अपने मतलब जो बाल हैं उनको वॉश करें। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ऐसे शैम्पू जो जिनमें केमिकल्स ना हो, एक उन्होंने अपना भी शैम्पू इसमें रिकमेंड किया है। खैर जी, जब ऐसी सूरत हाल बनती है, सर में पसीना आता है बहुत सा लोगों को और उससे सर में भी जो है वो दाने वगैरह निकलना शुरू होते हैं, हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। ये भी एक इशू होता है। अपनी अपनी स्किन टाइप होती है, उसकी वजह से सारा कुछ होता है। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ऐसे मौके पे जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसको रोका जा सकता है? सर्दियों में तो बाहर गिरते ही गिरते, गर्मियों में गिरना जो है ये गर्मियों में खतरनाक ज्यादा होता है। सर्दियों में तो बाल आप मॉइस्चर करके बालों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो गर्मियों का बाल गिरना होता है उसमें क्या होता है, वो रूट से गिर रहा होता है। और वो रूट से इसलिए गिरता है कि वो जो आपके पोर्स हैं वो बंद हो रहे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एक बंदे का बाल इतना मोटा होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका बाल बारीक होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए बारीक होता है कि उसके जो पोर्स हैं वो बंद आहिस्ता 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 मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने बॉलनेस पे देखा होगा कि बिल्कुल स्किन जो है वो बिल्कुल चिकनी हो चुकी होती है, वो पोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे मसाम थे ही नहीं वो कोई बिल्कुल वो बंद हो जाते हैं इसी वजह से कि हम उसको, हमें पता ही नहीं होता। हम ये सोचते हैं जी ये तो खानदानी था, हमारे बाप दादा अब्बा वगैरह के भी थे, बच्चे बेटे के बाल भी ऐसे ही रहेंगे। तो कंट्रोल करना है आपने इन चीजों को। सबसे पहले तो आप हेयर फॉल, ऐसा हो जाता है कि अगर खानदानी तौर पे बाल गिरते हैं सबके तो कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए हर चीज़ क्या होती है, हमारा दिमाग किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ होनी है तो वही चीज़ होती है। अब हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारे बाप दादाओं के ज़माने से होता चला आ रहा था, हम वही खाने भी खा रहे होते हैं, हम मसाले भी वही खा रहे होते हैं, हम कभी अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते। अच्छा। क्योंकि जिस तरह मौसम बदल रहा है इसी तरह डे बाय डे आप देखें कि जितने साल हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तरक्की तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारी हेल्थ पीछे की तरफ जा रही है। हम हेल्थ सच है। जब हम खाने पीने, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में कमी आ रही है, जो खराबियां आ रही हैं वो उसी में आ रही हैं, तो हम मसाले वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगर हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया इन मौसमों की वजह से, तो उसका खुद ब खुद आप देखिएगा कि आपको रिएक्शन नज़र आता शुरू हो जाएगा कि अगर आपने खाने मसाले कम कर दिए, क्योंकि अब वो मौसम या वो हालात नहीं रहे कि हम उन चीज़ों को फॉलो कर सकें। ऐसे ही है। अब देखिए मसालों की बात कर रही हैं तो अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने जो है वो खुद सिलबट्टे पे खवातीन जो है ना वो मसाला पीसा करती थी। मैं वही कह रही हूँ ना, असली घी से बाजार के गैर मियारी घी का सफर अब देखें। वाली जितनी लाइफ हमें मिल रही है उसके बरअक्स हम उतना ही हेल्थ हमारी खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसा खालिस दूध, खालिस मक्खन से लेके वो आप देखें कहाँ तक ये बाजार के गोश्त और बाजार के हर चीज खराब है उसको। अब हमें क्या है कि अब हमें उन चीजों को कट डाउन करके थोड़ा सा लाइफ में जो हेल्दी चीजें उनकी तरफ आना पड़ेगा और कोशिश करें कि अपने घर में ही आप गार्डनिंग शुरू कर दें। छोटे छोटे गमलों में हमारे पास बहुत सारी चीजें उग सकती है जिसको हम उगा सकते हैं। अब हमारे पास हमने कहा जी हमारे हेयर फॉल आ रहा है, गंजपन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लड़कों के अक्सर, जो मेरे पास इस वक्त 20-22 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनकी ये साइड्स खत्म होना शुरू हो जाती है, हेयर लाइंस। बिल्कुल ये खत्म होने का मकसद है कि ये अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इसको कंट्रोल कर ले। ये वाला ऑयल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आपके बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे। अगर 40 इन बिटवीन 40 की एज में आपका बाल गिर रहा है, 40 के बाद तो टूट फूट जिस्म में शुरू हो जाती है, तो वो हमें फिर मेंटेनेंस की तरफ आना पड़ता है। अच्छा, उसकी जिम्मेदार नहीं है उसकी, मैं आते हैं लेकिन मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ। अच्छा, ये वाली ये जो एज होती है ना, इसमें बिल्डअप हो रही होती हैं चीजें। ठीक हो गया, ठीक। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? आपकी सॉरी मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। कौन बात कर रही हैं? सुल्तान से बात कर रही हूँ। मिसेज अहमद, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप सुनाएं भाई, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। बताइए क्या पूछना है आपको? मैंने इनसे पूछा था, मेरी बेटी है 11 साल की, इसके ना 1 साल से चेहरे पे पिंपल्स हैं, वो बिल्कुल खत्म नहीं होते, हल्के होते हैं, फिर वही उसी जगह से फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका क्या अभी क्या अच्छा इसका इलाज चलेगा और ये बिल्कुल प्लेन चेहरा हो जाएगा इसका?
जी और बिल्कुल, इनसे अगर राब्ता करना हो तो किस तरह करें? मैं भी ठीक, बता कहाँ दूं। से और कॉल मेरा किया आपने? मुल्तान से। मुल्तान से। मुल्तान से कॉल किया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में तो बहुत गर्मी हो रही है, है। तो मुल्तान का नाम सुनते ही हाँ। और एक सिब्बी का नाम सुनते ही दिमाग ऐसा हो जाता है कि बहुत गर्मी हो रही होगी। तो देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मौसम रखे हुए हैं, लेकिन हमें दुआएं भी बहुत करनी चाहिए इस सीज़न में कि अल्लाह ताला रहमत बरसाए और हर एक बंदा दुआ करे इस चीज़ के लिए, मैं यही कहती हूँ। अच्छा, मैं आपको मुल्तान का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कुछ दिन ईद के दिनों में मेरा ऐसे मेरे भाई होते हैं वहाँ पे, तो हम सफ़र कर रहा था, तो मैं उसके घर पे मैंने खाना मतलब रुका और खाना वाना खाया हमने। तो एक रूम था, लाउंज जो था उसका, उसमें एसी ऑन नहीं था, कमरों में सारे एसी लगा के बैठे हुए थे। तो उस लाउंज में बैठते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तपिश जो है इतनी शदीद आ रही है कि बैठा नहीं जा रहा, नहीं बैठा जाता। खैर हम फ़ौरन वहाँ से मूव किए और बड़ा हुआ ऐसे करके, ओह कितनी गर्मी कितनी गर्मी। एसी से एसी का ही सफ़र चल रहा था। तो जैसे ही मैं जाने लगा तो उसके घर के साथ ही एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो एक मज़दूर वो उसी गर्मी में, जहाँ हमसे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, साए में हम लोग खड़े हो रहे थे और वहाँ पे वो मज़दूरी कर रहा था और वो काम कर रहा था। मुझे वो देख के मैंने फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मैंने देखा, मैंने कहा ये अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है जब आपके सर पे कोई चीज़ पड़ती है। तो कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो बाहर खड़े तो अब मुझे बाहर निकलना पड़ा। तो वो तपती सड़क में, तो वो पहले बाहर नहीं निकला जा रहा था, मगर वो फिर फौरन साथ हिम्मत आ गई कि अब ठीक है, काम तो हमें नहीं करना है। कहते हैं जब हम दुआ मांग रहे हो तो उन लोगों के लिए ज्यादा मांगे जो बाहर खड़े हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रहमत ज्यादा करे, क्योंकि हम तो अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके लिए हमें सोचना चाहिए। खास तौर पे हमें परिंदों के लिए सोचना चाहिए, उनके लिए। मैं तो खास तौर पे अभी आपको शेयर करती हूँ कि कुछ कव्वों से मेरी दोस्ती हो गई है। अरे ये कव्वे इंसानी शक्ल में तो नहीं। इतनी जबरदस्त कि वो रमजान में हुई है, क्योंकि रमजान में वो कव्वे आते थे और मुझसे बाकायदा ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मैं उनके लिए रोटी का बाकायदा सहरी में एहतमाम करके रखती थी कि ये मुझे कव्वों को डालनी है। वो बाकायदा मेरे हाथ से लेके जाते हैं रोटी। अरे वाह। और अब मैंने इंसान पे और बाकायदा मैं उनके लिए रोटी भी रखती हूँ, बाकायदा क्यों बैल्कनी में पानी का एहतमाम करती हूँ परिंदों के लिए कि ये जरूरी है, हमें देना है कुछ ना कुछ। अभी परसों की बात है कि कबूतर एक मेरे बेडरूम के अंदर तक आ गया बालकनी से, और मैं बड़ी हैरान कि ये अंदर कैसे आ गया। अब चाहिए होगा उन परिंदों को चीजें। बहरहाल हमें ये चीजें। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना कराची में मीठा पानी अवेलेबल नहीं होता है। खुराक तो लोग दाना तो बहुत डाल रहे होते हैं, तो पानी पीने को नहीं होता, खारा पानी निकलता है, तो पाइप वगैरह छोटी नेकियां हमें करते रहना चाहिए। थोड़ा सा पानी रख देना चाहिए। पानी कबूतरों के लिए पानी की बोतल भर के बाहर रखें, लोगों को भी दीजिए पीने के लिए। ये नेकियां करते रहना चाहिए। दूसरी चीज ये कि बच्ची का पूछा उन्होंने कि 11 साल की बच्ची की एक्नी है, तो एक्नी के लिए मैं जो हूँ अपनी हमारी किट है एक्नी के लिए, ये किट दी जाती है जिसमें एक मास्क होता है, एक क्रीम होती है और एक फेस वॉश होता है लगाने के लिए। 11 साल की बच्ची है, इट मीन्स कि इन ऐसी एज में जब बच्ची टीन एज में आ रही होती है तो उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स, ये खासतौर पर बच्ची नहीं बच्चों के भी ये एक्नी आती है। हार्मोनल जब चेंजेस आना शुरू होती हैं बच्चों में तो ये एक्नी आती है। उसको ये ना सोचिएगा कि हम जी अभी तो आ रही है छोड़ दें सही हो जाएंगे, कंट्रोल अभी से कर लेना चाहिए। वो निशान पक्के हो जाते हैं ना फेस पे। बिल्कुल, वो निशान भी पक्के हो जाते हैं और फिर उनको ट्रीट करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम किसी स्टेरॉइड से ही ट्रीट करें। अब मेरी जितने भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं इसमें किसी किस्म का कोई स्टेरॉइड्स कोई केमिकल मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारी फॉर्मुलेशन भी अपनी है, टेस्टेड है PCSIR से सारी चीजें। बिल्कुल सही, ये सबसे अच्छी बात है। एक कॉलर हमारे साथ है, इनको शामिल करते हैं, इनका पूरा सवाल ले लेते हैं, हमें फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सर सलीम खानजादा बात कर रहा हूँ कराची से। आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम साहब, क्या सवाल है आपका? सर ये गर्मियाँ होती है ना, गर्मी दाने निकल जाते हैं छोटे छोटे, इसका सर मैम से इलाज पूछना है। आपकी एज कितनी है? सॉरी 40 साल। 40 साल। और ये कब से निकलते हैं आपको? सर ये मतलब पिछले 2-3 सालों से। ठीक हो गया। आप कराची में ही हैं? हाँ कराची में। आप क्लिनिक पे आ जाइए, ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ आप दिखा के उसके बाद फिर मैं आपको देख के आपका ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब, आपने कॉल किया। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला हम बिल्कुल जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हुमैरा नाज साहिबा, जिनसे हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारे मुफीद मशवरे हासिल कर रहे हैं। आपने स्किन के बारे में बताया, आपने हेयर के बारे में बताया, आपने स्टमक के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया। पानी की जो मकदार है वो, उस पानी की जो इनटेक है वो भी कम हो गई है रमज़ान के फ़ौरन बाद। उस वक्त तो चलो हम देखते थे कि कोई 2-3 गिलास जो हैं वो दोनों टाइमों पे पी लिए जाते थे, और इस वक्त जो है वो मेरी अपना पानी का इंटेक जो है वो भी कम हुआ हुआ है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पानी के इंटेक कम होने की वजह से किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ज़रा ये बताइए। जब पानी का इंटेक हम बॉडी में कम कर देते हैं तो लाजमी सी बात है बॉडी श्रिंक होना, जैसे स्किन जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा झुलसी हुई, रिंकल्स ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। और पानी अगर आप कम पिएंगे तो ये याद रखें, इस सीज़न में आपके पट्टे खिंचेंगे पैरों के, आपकी हड्डियों में दर्द होगा, आपको ड्रॉजीनेस फील होगी, चक्कर आएंगे। तो ये इन चीज़ों के लिए तो उसका इलाज सिर्फ पानी है? अगर पानी और ORS वाला पानी। अच्छा, ठीक है। ये वाली गर्मी में खास तौर पे ORS वाला पानी जरूर इनटेक करें, क्योंकि आपकी बॉडी में नमकियात की कमी होना शुरू हो जाती है। पसीना जितना खारिज होगा उतनी आपकी नमकियात खत्म होती है। और मैं कहती हूँ आप पानी दिन में मेरे ख्याल से 14 ग्लास, इस सीजन में 12 से 14 ग्लास पानी पीना बेहद जरूरी है आपके लिए। और कोशिश करें कि जब आप जिस भी रूम में बैठे हैं, एक बाउल में पानी रख के खुला उसे छोड़ दीजिए, ताकि वो नमी रहे आपकी रूम के अंदर। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल स्किन को और झुलसा दे, क्योंकि हम अक्सर अमूमन एसी में बैठते हैं। आपने देखा होगा कि एसी से पानी जो गिर रहा होता है वो नमी खींच रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी की नमी भी इसी तरह एसी में खिंच रही होती है। अच्छा, ऐसा होता है? जी, पानी जो वो हम हवा में से जा रहा है तो बॉडी भी हमारी इसकी ज़रूरत है इसको। अच्छा, ओके, ये एक नई चीज़ है। इस बारे में मज़ीद बात करनी है हमें वो ताज़ा तरीन खबरें जो है वो अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, तो इसलिए हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज बढ़ती हुई गर्मी के हवाले से पैदा होने वाली जितनी भी ये मुश्किलात हैं, परेशानियां और हमारी सेहत के हवाले से, उनके हल जो है हम जान रहे हैं हुमैरा नाज साहिबा से। अच्छा हुमैरा नाज साहिबा, हम ये देखते हैं कि जिस तरह गर्मी बढ़ती है, माँ बाप के लिए एक परेशानी होती है, वालिदैन के लिए। ये बच्चे क्योंकि वो गर्मी में खेलने से बाज आते नहीं हैं और गर्मी दाने उन सब बच्चों को निकल आते हैं, और उसका बड़ा एक रवायती सा सिर्फ एक पाउडर ही मिलता है और उससे भी कोई ख़ास इलाज नहीं हो पाता है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं अगर ऐसी सूरत हाल हो तो? सिंपल, आप अपने घर में बोरिक पाउडर रखिए, क्योंकि बोरिक पाउडर जितने भी प्रिकली हीट है इसमें शामिल होता है और उसी की वजह से आपके दाने ख़त्म होते हैं। अच्छा। उसका पेस्ट बना के आपने जहाँ दाने हो रहे हैं, आप देखिएगा 2 दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाइए, आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। प्लस कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, ठंडा चिल्ड करके। मैं कहती हूँ आधा दूध आधा पानी, और उसके अंदर इतना वो ठंडा हो कि आपको पीने में मज़ा आ जाए। थोड़ा सा नमक उसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप ये सब आप करके देखिएगा, मुझे बताइएगा, कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। बोरिक पाउडर मैंने आपको बता दिया, प्लस ये कि नीम के पत्ते अगर आप पानी में डाल के उससे आप शावर लें, उससे बॉडी को वॉश करें, आप देखिए उससे भी आपको सूदिंग फील होगी। नीम के सोप्स आते हैं काफ़ी, आप उससे उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें हमें, अब जैसे मैंने भी कहा ना कि आप रूम में पानी का एक प्याला भर के रख दीजिए, आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी कि नमी आपकी बॉडी से जा रही है। अच्छा, आप कह रही हैं कि एसी वाला जो रूम है उसमें एक प्याले में, एक बाउल में पानी वो रख दिया जाए कोने पे, बिल्कुल रख दिया जाए। उस पानी से ये आप देखिएगा कि आपको खुद भी फील होगा कि आपको कहते हैं ना कि एसी में बैठने से भी घुटन महसूस होती है, वो महसूस नहीं होगी आपको। आप उसका वो भी कीजिए। दूसरा ये कि पानी का इंटेक मैंने आपको बता दिया, पानी का इंटेक कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं घुटनों की और ये सब दर्द भी उनको बड़े बढ़ रहे हैं आजकल, इसकी शिकायत भी हो रही है। अच्छा, इसके बारे में बताइए, घुटनों के दर्द के हवाले से, जोड़ों में जो दर्द हैं, इनके बारे में बताइएगा हमें। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, इन पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कायनात बात कर रही हूँ। कायनात बात कर रही हैं। कायनात, कहाँ से फोन किया आपने? लाहौर से। लाहौर से। क्या पूछना चाहती हैं आप? लाहौर से। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं अपने बालों के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप बात कीजिए हमारा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, अपने बालों के बारे में कायनात, आपकी आवाज हमें ना देर से पहुंच रही है, शायद आप टीवी से तो नहीं सुन रही हैं आवाज? नहीं। अच्छा जी, ठीक है, ओके, सवाल कीजिए। मैंने ये पूछना था कि मेरे बाल पहले बहुत हेल्दी होते थे और लंबे भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। आपकी एज क्या है कायनात? एज क्या है? मेरी 20 एज है। देखिए कायनात, अभी हम आपको ऑन एयर बताते हैं, इसी पे डिस्कशन हो रही है, आप ऑन एयर प्रोग्राम देखिए, ठीक है? मैं बताती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, खवातीन का, सब खवातीन को ये गिला होता है, वो बताती हैं कि पहले तो मेरी इतनी मोटी चोटी बनती थी, अब तो ये देखो। होता क्या है अपनी कि फ्रेंड्स को सुनता हूं मैं। अब हम लोग वो वाला दौर, फिर वही बात आ जाती है कि वो वाला दौर वैसा नहीं रहा, वो चीजें इस्तेमाल की वैसी नहीं रही। हम शैम्पूज तरह तरह के हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने बालों के हिसाब से कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ऑयलिंग हम प्रॉपर नहीं कर रहे होते, हर चीज का। फिर वही बात है कि हम खुराक प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। हमारा बाल अक्सर जो गिरना शुरू होता है वो ये क्राउन एरिया से ही गिरना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ दिमाग होता है। दिमाग, जब तक आप दिमाग तेज करने की कोई चीज़ ऐसी नहीं खाएंगे, आपकी जो है खुराक में वो चीज़ें नहीं जाएंगी। मैं कहती हूँ कभी भी आप ये देखिएगा, आपका हेयर फॉल सबसे पहले होगा, क्योंकि जब हम टेंशन में आते हैं, मैंने अक्सर उन बच्चों को देखा है जिनके एग्जाम्स करीब होते हैं, उनका सबसे पहले हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। सही। वो आजकल की एज में 20 साल की एज इन्होंने बहुत कम बताई है। बादाम खाने चाहिए इन्हें। बादाम तो देखें, अब अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो 6-7 बादाम, मैं कहती, फिर वही बात आ जाती है, दवाओं से बेहतर है। बादाम को हमेशा चबा के खाएं, दवाओं से बहुत बेहतर है। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, बहुत अच्छा है। नहीं है तो ओमेगा 3 आपको बालों के लिए बेहतरीन होता है। मेथी दाना के अंदर, मेरे ख्याल से बहुत सस्ती चीज़ है मेथी दाना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन ओमेगा 3 उसके अंदर है। ओमेगा 3 हमने लेना है। फिश हम नहीं खाते, हमारे बच्चे फिश नहीं खाते क्योंकि जी उसमें स्मेल आती है। सबसे बेहतरीन ओमेगा फिश के अंदर होता है ओमेगा 3। बच्चे केड़े पासे टुर पे, मतलब ये किस तरफ निकल ये हमारे माँ बाप, नहीं माँ बाप नहीं, बच्चों को जो फरमाइश, हम कहते हैं जी जो जल्दी बन जाए, आपके पास रेडी टू जो है टेक मील्स ऐसे होते हैं कि आपने बस बनाया, फ्राई किया, बच्चों को दे दिया। ये बच्चों के लिए आपको मेहनत करनी है। चिकन के अलावा कुछ मांगते नहीं है, हमने लगा दिया ना बच्चों को, दाल नहीं खाते, दूध नहीं पीना, मतलब हमने लगाया है बच्चों को इस तरफ। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ मेरा बच्चा अगर कहता है ना मुझे ये नहीं खाना, तो मैं उसे जबरदस्ती वही चीज खिलाती हूँ कि नहीं ये खाओ, ये खाओगे तो तुम्हारी सेहत बनेगी। जबरदस्ती मुझे याद है जिस दिन हमारे घर में वो करेले पकते थे, मैं नहीं खाता था, मुझे हर दफा नहीं, हर चीज खानी है। अब करेला, हम कहते हैं ना करेला गर्मी में नहीं खाना चाहिए, करेला गर्मी ही गर्मी को मारती है। अगर करेला आप इस सीजन में खाएंगे तो आप देखिएगा ये गर्मी दाने वगैरह कुछ नहीं होंगे आपको। आम गर्म होता है, गर्मी में आता है। आम, मैंने कहा ना, आम कीनू जो है वो सर्दी में आता है, उसकी तासीर मेरा ख्याल ठंडी हर होती है। एक चीज। आम क्यों आता है गर्मी में? मैंने कहा ना, इससे ब्लड बनता है, इससे हड्डियों का प्रॉब्लम दूर होता है। आप देखिएगा बेहतरीन मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें हमें फ्रूट्स में मिल रही हैं। बिल्कुल सही है। तो जी एक कॉलर हमारे साथ हैं और ये मेरा ख्याल है कि आज के हमारे प्रोग्राम के लास्ट कॉलर होंगे। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर बहावलपुर से नवीद अंजुम बात कर रहा हूँ, तो बालों के बारे में मैडम से पूछना था। जी जी बिल्कुल ठीक है, पूछिए नवीद अंजुम साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एज है 41 और मैं शुरू से ही जब से होश संभाला, यानी कॉलेज लाइफ में जब मैं गया तो बाल मैंने शुरू से ही बड़े रखे हैं, अब भी बड़े ही हैं, लेकिन इतने रूखे हैं। हालांकि मैं डाई भी करता हूँ, लेकिन रूखे भी हैं, शैम्पू भी करता हूँ, उसके बावजूद भी बहुत खुश्क हैं और गिरते भी हैं, टूटते भी हैं और इस तरह से काफी परेशानी है। तो इसके बारे में मुझे जरा अच्छी सी कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई अच्छा सा हर्बल शैम्पू बता दें, ऐसी कोई टिप्स बता दें। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। वैसे नवीद अंजुम साहब करते क्या हैं? मैं मार्केटिंग का शोबा है वैसे, यानी कि धूप में भी फिरता हूँ
और ऑफिस में भी बैठता हूँ, मार्केटिंग का है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए इन्होंने जो अपना मसला बयान किया, बात ड्राई, इनके बाल ड्राई हैं जिसके लिए हम स्टॉप ऑयल रेकमेंड करेंगे। सिंपली इन्होंने ये ऑयल यूज करना है और शैम्पू यूज करना है, इससे बाल आपके ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारा नाज साहिब, आप तशरीफ लाई। और मेरे दोस्त, आप ये स्क्रीन पे जो नंबर चलते रहे, यहाँ पे कॉल करके आप मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। और फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफे टीम को दें आप इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।